Good morning, all of you. I am Dr. Yadu Rao, and I welcome you all in today's session on cost accounting. In last session, we discussed about direct material cost, and specifically we discussed about bin card and stores ledger. देखिए, बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर में एज सच फॉर्मेट्स में कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन दो इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं। और पहला डिफरेंस तो ये होता है कि स्टोर्स लेजर को कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करता है, जबकि बिन कार्ड को स्टोर कीपर मेंटेन करता है, यानी स्टोर्स में वो मेंटेन होता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट डिफरेंस होता है कि जब बिन कार्ड हम मेंटेन करते हैं तो उसमें सिर्फ क्वांटिटी शो करते हैं, यानी बिन कार्ड को मेंटेन करने के लिए हमें रेट या पर केजी या पर यूनिट रेट ऑफ रॉ मटेरियल में की डिटेल्स रखने की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि स्टोर्स लेजर में हम क्वांटिटी तो देखते ही हैं रॉ मटेरियल की, साथ ही साथ हम जो रेट है उसे भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। इसका मतलब वैल्यू ऑफ मटेरियल को भी हम इम्पॉर्टेंस देते हैं स्टोर्स लेजर में। देखिए, जब बिन कार्ड मेंटेन करते हैं तो वहाँ पे स्टोर्स में ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें बैलेंसेस निकालने होते हैं, और दो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि हमें स्टोर्स लेजर में भी मिलते हैं, और यही दो डॉक्यूमेंट हमको या जो रिसीट नोट हैं ये हमें बिन कार्ड में मिलते हैं। पहला है गुड्स रिसीव्ड नोट और दूसरा है मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप नंबर। देखिए, दोनों चीज़ें दो जगह मिलती हैं, और इन्हीं दोनों के बेसिस पे हम देखते हैं कि हमने गुड्स कितनी रिसीव की है, रॉ मटेरियल कितना हमने स्टोर्स में रिसीव किया है, और कितना रॉ मटेरियल हमने इशू किया है। और इन दोनों के डिफरेंस से ही हम बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, चाहे तो बिन कार्ड की बात करें हम, चाहे वो स्टोर्स लेजर की बात करें। स्टोर्स लेजर में डिटेल्स थोड़ी ज़्यादा होती हैं। उसका कारण भी है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो हमने अचीव करने हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, वो दो ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे मटेरियल कॉस्ट का असरटेन करना इट्स बिट डिफिकल्ट, लेकिन स्टोर्स लेजर में से हम कहीं ना कहीं मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री को ट्रेस कर सकते हैं कि कितना रॉ मटेरियल फैक्ट्री में गया और कौन सा रॉ मटेरियल अदर डिपार्टमेंट्स में गया है। तो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये, एक इम्पॉर्टेंट लेजर है जहाँ से हम मटेरियल कॉस्ट को ट्रेस करते हैं प्रोडक्ट पे। दूसरा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो हमारा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, वो होता है कंट्रोल ओवर कॉस्ट। देखिए, जब स्टोर्स लेजर की हम बात कर रहे हैं तो हमें फ्लो ऑफ मटेरियल पता पड़ रहा है, यानी मटेरियल का मूवमेंट कब, कहाँ और कैसे हो रहा है, ये अगर हमें आइडिया है और पूरी टाइमलाइन पे अगर इसका आइडिया हमें है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए पॉसिबल होगा रॉ मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल कर पाना। तो इन दो ऑब्जेक्टिव्स के साथ जब स्टोर्स लेजर को बनाते हैं तो इसमें इंफॉर्मेशन बिन कार्ड के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, थोड़ी डिटेल्ड होती है, और एट द सेम टाइम हम वैल्यू जब शो करते हैं तो हम एग्जैक्टली ये पता कर पाते हैं कि किस रेट पे कौन सा रॉ मटेरियल किस डिपार्टमेंट को इशू किया गया, और किस रेट पे और कितनी क्वांटिटी रॉ मटेरियल की हमने परचेज की है, स्टोर्स में रिसीव हुई है। तो चलिए एक स्टोर्स लेजर पे एक सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में हम कोई मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ इशू ऑफ मटेरियल नहीं देखेंगे, इसे बस कॉमन सेंस से हम सॉल्व करेंगे। और सिंपल सा हमें देखना यह है कि किस तरह से एंट्रीज होती हैं जब हम स्टोर्स लेजर मेंटेन करते हैं। तो चलिए स्टोर्स लेजर का ये कंप्लीट फॉर्मेट है, जहाँ पे हमने बिल नंबर दे रखा है, मटेरियल कौन सा है वो दे रखा है, कोड दे रखा है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल और मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ इशू। हालांकि इस क्वेश्चन को करते समय बेसिस हमारा रहेगा फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लेकिन फिर भी कॉमन सेंस यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सिंपल एंट्रीज पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। देखिए, एग्ज़ाम में भी जब भी हम स्टोर्स लेजर बनाते हैं तो हमें इस फॉर्मेट को पूरा ढंग से प्रिपेयर करना चाहिए। इन जनरल स्टूडेंट्स करते ये हैं एग्ज़ाम में कि 3 कॉलम बनाते हैं, रिसीव का, इशू का और बैलेंस का, लेकिन इसका हेडर नहीं बनाते हैं। देखिए, हेडर बनाने से थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में इम्पैक्ट अच्छा आता है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो नज़र आता है, आपकी नॉलेज नज़र आती है, आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है सब्जेक्ट की नज़र आती है। तो हमें एग्जामिनेशन में भी हेडर ज़रूर बनाना चाहिए अगर हम स्टोर्स लेजर बना रहे हैं।
हेडर से मेरा मतलब है जहाँ पे हम पूरी डिटेल लिखते हैं मटेरियल की, और साथ में जो भी स्टॉक लेवल्स हमारे हैं और जो भी मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं स्टोर्स लेजर बनाने के लिए, वो मेथड भी उसमें स्पेसिफाइड होता है। चलिए तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन सेज इट्स अ मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त के महीने में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 2000 kgs का रॉ मटेरियल का, किसी पर्टिकुलर, जैसे कि 10 रुपये पर केजी के हिसाब से ख़रीदा गया था। इसी तरह से हमारे पास कुछ रिसीट्स हैं, कुछ इशू हमने जो किया है वो हैं, और जहाँ भी हमने GR नंबर लिख रखा है यानी गुड्स रिसीव्ड नोट नंबर लिख रखा है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल परचेज किया गया है या रिसीव किया गया है। दूसरा हमने लिख रखा है मटेरियल रिक्विजिशन MRS नंबर। यहाँ पे जहाँ पे भी MR नंबर लिखे हुए हैं वहाँ हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ इन पॉइंट्स में हमने मटेरियल को इशू किया है। अब चाहे वो फैक्ट्री के लिए किया हो या किसी डिपार्टमेंट के लिए किया हो। देखिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन में देखना कि अलग अलग रेट्स पे रॉ मटेरियल को परचेज किया गया है। सेम रॉ मटेरियल को जो कि हमारे पास 10 रुपये का था उसे 12 रुपये, 14 रुपये और 16 रुपये में भी खरीदा गया है। चलिए इनकी एंट्रीज स्टार्ट करते हैं। 1 अगस्त को ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 2000 kgs एट द रेट ऑफ ₹10। इसे हमें बैलेंस वाले कॉलम में शो करना है। चलिए इशू वाले कॉलम में कुछ शो नहीं होगा, सिर्फ बैलेंस वाले में 2000 kgs एट द रेट ऑफ ₹10 एंड टोटल कम्स टू 20,000 रुपीज़। दैट मीन्स 1 अगस्त को जो हमारा बैलेंस है वो हमें बैलेंस वाले कॉलम में शो हो रहा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। ये हो रहा है 8 अगस्त को, जब हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है 300 kgs एट द रेट ऑफ ₹12। इसका मतलब इसे हमें फर्स्ट कॉलम में शो करना होगा। अगस्त 8 को हमने देखिए यहाँ पे गुड्स रिसीव्ड नोट नंबर 2 दे रखा है GR2। इस नोट के अकॉर्डिंग हमने 300 kgs ऑफ रॉ मटेरियल एट द रेट ऑफ ₹12 परचेज किया एंड द टोटल कम्स टू 3600। इशू में यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा, और हमने बैलेंस में अब देखना है कि टोटल रॉ मटेरियल जो हमारे पास हो गया है 2300 kgs हो गया है, जिसमें 2000 kgs 10 रुपये की रेट से है और 300 kgs 12 रुपये की रेट से है, और टोटल हमारा हो जाता है 23,600 रुपया। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगस्त 11 को जब हम देखते हैं तो हमने रॉ मटेरियल इशू किया है 1200 kg। उसके लिए हमारे पास MRS नंबर MR1 है। देखिए अब यहाँ पे हमें कोई रेट नहीं दे रखी होगी, यहाँ पे हमने अजम्पशन लेना होगा, और अजम्पशन हमने लेना होगा कि ये जो 2000 kgs हैं ये हमने पहले रिसीव किया था, तो इस 2000 kgs में से ही हम इशू करेंगे। इसका मतलब जो रेट होगी वो होगी 10 रुपया पर केजी के हिसाब से। देखिए यहाँ पे रिसीट कॉलम में कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट जो भी डिटेल्स हमें डालनी है वो इशू वाले कॉलम में डालनी है, और उसके बाद बैलेंस हमें निकालना है। क्वांटिटी हमने 1200 kg इशू की है फैक्ट्री में 10 रुपये की रेट से, यानी 12,000 रुपये का रॉ मटेरियल हमने इशू कर दिया है 11 अगस्त को। और अब हमारे पास जो बैलेंस बचता है वो 1100 kgs का बैलेंस है, जिसमें 800 kgs 10 रुपये की रेट से बचे हुए हैं, और रॉ मटेरियल 300 kg का 12 रुपये की रेट से अभी हमारे पास सेव्ड है, यानी टोटल कम्स टू 11,600। देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 12 अगस्त को, जब हमने 200 kgs ऑफ रॉ मटेरियल परचेज किया है, और इस बार हमने इसे 14 रुपये की रेट से परचेज किया है। तो पहले कॉलम में आएगा, और टोटल हमने 2800 रुपीज़ का स्टॉक परचेज किया है, और अब हमारे बैलेंस में 3 रेट्स के रॉ मटेरियल हैं जो हम देख सकते हैं, और इसका टोटल आता है 14,400। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। यह है अगस्त 15 को, जब हमने रॉ मटेरियल 1,000 रुपये का इशू किया है
फैक्ट्री को अगर हमने इशू किया है तो सेकंड कॉलम में हमें देखना पड़ेगा 15 अगस्त को हमने 1000 kg रॉ मटेरियल इशू किया। तो अब हम देखते हैं कि 800 kg का रॉ मटेरियल 10 रुपये की रेट से था हमारे पास। उसके बाद हमने 12 रुपये की रेट से रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लिया है, फैक्ट्री को इशू कर दिया है। यानी टोटल जो हमने इशू किया है 10,400 रुपये का इशू किया है। और 15 अगस्त को हमारा जो बैलेंस बचता है वो 300 kg बचता है, जिसमें 100 kg 12 रुपये की रेट से है और 200 kg 14 रुपये की रेट से, और टोटल हो जाता है हमारा यहाँ पे 4,000 रुपया। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगस्त 22 को हमने फर्दर परचेज किया है 300 kg रॉ मटेरियल 16 रुपये की रेट से। यहाँ पे पहले कॉलम में हम ये सारी डिटेल एंटर करेंगे। 300 kg of raw material at the rate of ₹16, this will come to 4,800। अब वापस हमारे बैलेंस कॉलम में आते हैं। तो अब यहाँ पे 3 अलग अलग रेट्स के रॉ मटेरियल हमारे पास हो गए हैं और इनका टोटल है 8,800 रुपया। चलिए अब लास्ट ट्रांजैक्शन है 31 अगस्त को, जहाँ पे इशू किया हमने 200 kg ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये सेकंड कॉलम में आएगा। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे 31 अगस्त, MR नंबर। 200 kg रॉ मटेरियल हमने इशू किया, जबकि 12 रुपये की रेट से 100 kg रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल था। इसका मतलब रेस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल टू द एक्सटेंट ऑफ 100 kgs इशूड एट अ प्राइस ऑफ ₹14 पर kg। और टोटल कॉस्ट जो इशू की आई है या टोटल रॉ मटेरियल वैल्यू में जो हमने इशू किया है वो है 2600 रुपया। यानी अगस्त एंड में हमारे पास 2 रेट्स के रॉ मटेरियल बचे हैं, 14 रुपये और 16 रुपये की रेट के, और बैलेंस हमारा बचा है 6,200 रुपया इन फिगर्स। देखिए इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये देखना था कि स्टोर्स लेजर में एंट्रीज कैसे होती हैं। अभी हमने यहाँ पे कोई मेथड डिस्कस नहीं किया है प्राइसिंग ऑफ इशू मटेरियल का, लेकिन अगर हमें सिंपल सा ये समझ में आ जाता है कि एंट्रीज कैसे करनी है, तो नेक्स्ट सेशन में हम समझ पाएंगे कि क्या कारण है कि हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं और किस तरह के या कौन से मेथड्स हमें यूज़ करने चाहिए।